100 प्रश्न होते हैं और जिसमें ज्योग्राफी की हिस्सेदारी 20 से मैक्सिमम 25 की होती है। जितना अद्यतन रहिए, लगातार आपको फैक्ट जा रहे हैं। कल भी मैं बहुत सारे फैक्ट से आपको अवगत कराया, आज भी अजय जी के सौजन्य से कई मैप आप तक पहुंचाए गए और अपेक्षा रखी जाती है कि उसको निकट भविष्य में आप आत्मसात करने का प्रयास करें। कहा भी जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड क्षेत्र हैं, आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था तो देखा कि स्वेज नहर में कुछ लुटेरों ने भारतीय जहाज को लूट लिया, सभी भारतीय सुरक्षित। हाँ हाँ हाँ, वो तो बता ही रहे कि हुती ही विद्रोही वहाँ हैं ही, और बता ही था कि कल भी कि स्वेज नहर एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इस तीनों के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऐसे संदर्भों पर याद रखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। खैर वो तो एक अलग बिंदु है। तो 150 क्वेश्चन है और 1.3 निगेटिव मार्किंग, इसलिए कट ऑफ बहुत कम चला गया है। 90 से 100 के बीच में आजकल विभिन्न सेवा का अलग अलग कट ऑफ आता है। यदि कम सीट है, और जैसे अभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की तो 15-20 सीट था तो उसका कट ऑफ ज्यादा गया, और फिर एक वित्त सेवा का भी आया था अलग से, उसका कट ऑफ अलग है। तो सबका रेंज अलग अलग है, लेकिन यदि आप 100 के आसपास की क्षमता डेवलप कर लेते हैं तो किसी भी सेवा के लिए आप योग्य पाए जाएंगे। तो ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, करेंट है और साइंस है, बिहार विशेष है। आप यदि अपनी स्ट्रेटजी में इन चीज़ों को, बिहार विशेष में सब कुछ आ जाता है, बिहार का भी इतिहास आ जाता है, बिहार का भूगोल भी आ जाता है, बिहार का इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाती है। आप सब कुछ को छोड़ भी दीजिए तो भी आपका काम तमाम है। लेकिन ये तो हुआ सिर्फ पीटी कंप्लीट करने की रणनीति, लेकिन जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, तो मेंस को लिखने में बड़ी समस्या होगी। ठीक है कि नहीं? आप कल भी, मैं मेंस में पढ़ा रहा था, एक टॉपिक था ध्रुवीयता और कूटनीति और भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, और 2014 से पहले भारतीय विदेश नीति के कार्यकारी अवयव और 2014 के बाद के कार्यकारी अवयव। तो दो टॉपिक कल मैं मेंस में पढ़ाया था, ध्रुवीयता और कूटनीति। सुभाष शर्मा जी आप तो थे शायद। हाँ, तो इसी क्रम में मैंने भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उसकी आज हमारी समीक्षा होगी। उन कारकों में एक कारक संवैधानिक कारक भी होता है, और संविधान को जब आप जानते हैं, आर्टिकल 51 जो विदेश नीति से संबंधित है, पंचशील, कूटनिरपेक्षता, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का सम्मान करना, ठीक है कि नहीं, तो वो हमारे विदेश नीति का क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। बदलते समय में कालांतर में एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल साहब का एक डॉक्ट्राइन था, गुजराल डॉक्ट्राइन। वो भी हमारी लंबे काल तक, जब तक कांग्रेस सरकार में रही, फिर यदि कांग्रेस सरकार में आ गई जिसकी संभावना कम प्रतीत होती है, तो यदि आ गई तो गुजराल डॉक्ट्राइन के आधार पे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो मोदी का सब कुछ है, मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी फॉरेन पॉलिसी। तो मोदी फॉरेन पॉलिसी में क्या है, पहले था लुक ईस्ट, अब है एक्ट ईस्ट। और एक्ट ईस्ट में सिर्फ आसियान ही नहीं है, आसियान के अलावा भी उसका विस्तार है, आसियान प्लस कंट्री भी है। आज पहले था, पहले फर्स्ट पड़ोसी, आज पड़ोसी में भी उसका विस्तार हो गया है। आज हमारे पड़ोसी में जो हमारे देश की सीमा से साझेदारी करता है वो तो है ही, उस सीमा से बाहर भी यदि कोई है
उसको भी हम उसके तहत लाने का प्रयास करते हैं। तो परिचर्चा खैर उसमें होगी, लेकिन उसका भी संबंध भूगोल से तय होता है। भारतीय विदेश नीति का भी संबंध भौगोलिक कारक होते हैं, ऐतिहासिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, बाहरी कारक होते हैं, ढेर सारे कारक होते हैं। यदि तीसरी बार सत्ता में आती है सरकार तो भारतीय विदेश नीति और मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि जनता की जो विश्वास है उससे पॉलिटिक्स क्या होता है, मजबूत होता है। प्रत्येक वर्ष यदि सरकार परिवर्तन होने लगे तो भारतीय विदेश नीति कमजोर हो जाएगी, और जब भारतीय विदेश नीति कमजोर हो जाएगी तो किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को बोलने का अवसर मिलेगा। सरकार भी बदलती रहेगी तो वो भी तार्किक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगी, कहेगा कि ये तो उस समय हुआ था, हमारा स्टैंड ये था, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में इससे गलत छवि जाती है। सर अभी हम उस बिंदु पे नहीं है, और हम लोग इस क्रम में इस बिंदु को देख रहे हैं कि ज्योग्राफी, हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे थे, और ज्योग्राफी में कई भाग होते हैं। एक है भारत का भूगोल, जहां से 15 क्वेश्चन लगभग आना तय होता है। इसके भी 3 भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? भौतिक नहीं, सामान्य, सामान्य भूगोल जिसको पढ़ चुके हम लोग कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के भूगोल के साथ साथ हम प्लस में जो चैप्टर भारत में पढ़े 10 चैप्टर, उस 10 चैप्टर को हम लोगों ने बिहार के संदर्भ में भी देखा। तो ध्यान रखिए, तो सामान्य भूगोल हम लोग पढ़े, लगभग 7-8 चैप्टर को देखे, बिहार के संदर्भ में ही देखे। दूसरा सामाजिक भूगोल पढ़े, जनजाति जनगणना, तो बिहार के संदर्भ में भी देखे उसको। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल उसको भी हम बिहार के संदर्भ में पहले देखे। कल हम लोग पहले बिहार के संदर्भ में ही देखे, बिहार की खनिज और बिहार के उद्योग। हमारे यहाँ उद्योग की कड़ी में चीनी उद्योग, मरहोरा, वहीं से विकास होता है, इसकी जानकारी दिया। और खनिज में क्वार्टजाइट, हम लोग क्या, चूना पत्थर, डोलामाइट, ठीक है, पाइराइट जैसे खनिज की प्रमुखता है। सोना भी है, ठीक है कि नहीं। सोना में तो अब जमुई है, ठीक है, और मुंगेर का करमटिया गांव है। खैर मूल में आ जाइए। तो ये जो आर्थिक भूगोल है इसी को हम लोग फिलहाल देख रहे हैं, जिसमें कृषि है, जिसमें खनिज है, जिसमें कृषि खनिज उद्योग है और परिवहन है। तो जब बिहार का हम लोग देख ही लिए हैं, बिहार का हम लोग खनिज देख लिए, उद्योग देख लिए, तो पहले हाफ में हम लोग देख लेते हैं बिहार की कृषि और बिहार का परिवहन, पहले देख ले। जब ये पार्ट समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद भारत की कृषि, भारत की खनिज, भारत की उद्योग, भारत की परिवहन को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। और भारत के भूगोल के अलावा, हालांकि इसमें बिहार का भूगोल भी जुड़ गया है, तो प्लस 2-3 क्वेश्चन और जोड़ ही लीजिए, क्योंकि हम भारत के भूगोल को हम देखे हैं तब तो वहां 13 से 15 क्वेश्चन है। और भारत के भूगोल के साथ साथ जब बिहार के भूगोल को देख लिए तो क्वेश्चन की संख्या, जैसे बिहार की जनगणना, पक्का 2 क्वेश्चन आता है प्रत्येक वर्ष। 2 क्वेश्चन आना बिहार की जनगणना से तय होता है, ठीक है कि नहीं। भारत की जनगणना पूछा नहीं पूछा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार की जनगणना एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में है, सबसे अधिक शिक्षा साक्षरता पटना, सबसे कम पूर्णिया, अच्छा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया, ठीक है कि नहीं। मतलब वो फिक्स है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान, सारण, मतलब फिक्स है कि ये तथ्य आपकी आएगी ही। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इन चीजों को आप देखेंगे। इसके अलावा इसके भाग 2 में एक खंड भी समाप्ति की ओर है जो संजीव सर देख रहे हैं, और वो है भौतिक भूगोल, जिसकी टेस्ट के क्वेश्चन कल मैंने रात में तैयार कर दिया है। निकट भविष्य में पहले इससे होगा, तब जो हम पढ़ा के जाएंगे तब उससे होगा, स्वाभाविक है। और तीसरा भाग है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वो है विश्व का भूगोल। अगली सप्ताह 30 और 31 तारीख को विश्व का भूगोल होगा।
और 1 जनवरी तो 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर मुर्गा के साथ मनाने के लिए आप लोग को पूरा अवसर दिए जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब ये शर्मा रही है, इसका तो रोज हैप्पी न्यू ईयर है। देखो ये 3 देवी है, 3 में 2 ही आती है, ठीक है कि नहीं। आज भी 2 ही आई है, तीसरी कहाँ गई, तीसरी आराम कर रही है आज, ठीक है कि नहीं। तो निश्चित कभी भी तीनों एक ही रूम में रहती है, कभी भी तीनों एक साथ नहीं आती है, एक ना एक की तबीयत नासाज रहती ही रहती है, ठीक है कि नहीं। जबकि सब लोग अभी आप लोग क्या, आप लोग का कहीं तबीयत खराब होने वाला, अरे तबीयत खराब है तो क्या है, पानी वानी पियो, ठीक है कि नहीं, जम के 2-4 घंटा सो लो, ठास भोजन करो, चल दो पढ़े, बैग उठाओ चल दो, ठीक है। देखो तहसीना को कहाँ कोई दिक्कत है, ठीक है कि नहीं, बैग उठाई चल दी। देखो राहुल को नाम तो सुना ही होगा, आराम से उठता है चल देता है। झाजी को देखो आकर के खा के आता है, कुर्सी तोड़ता है रोज, तो रोज नए नए। चलिए ठीक है, वो कहाँ गई दूठो मरियल जो थी, कहाँ गई आवाज, कहाँ है पीछे, हाँ हाँ देखो, हाँ, पहुँचती है, खा के पहुँचती है, कोशिश करती है पूरा, भले ही यहाँ के उल्टी कर देती है, हमको साफ करना पड़ता है, ये अलग चीज है। एक दिन हम भी उल्टी करेंगे, साफ इससे कराएंगे, क्योंकि हम हिसाब किताब बरोबर रखना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर, तो ये आपके विश्व का भूगोल मेरे ही द्वारा 30-31 या 29-30-31 को होगा, तो जब भी होगा आपको सूचना मिल ही जाती है, तो उस दिन हम लोग इसको हालांकि विश्व का भूगोल मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ा दे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, परीक्षा अगले महीना होता तब तो 2 ही का क्लास में हम खत्म कर देते, लेकिन परीक्षा अभी विलम्ब है, तो 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा दे दे तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए, हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक भूगोल में बिहार की खनिज और उद्योग देख चुके हैं। सबसे पहले कृषि को देखना चाहेंगे, तो लिखेंगे बिहार की कृषि, बिहार की कृषि, बिहार की कृषि। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग की टॉपिक है बिहार की कृषि। देखो बिहार की कृषि को हम लोग किस एंगल से देखेंगे, एक तो थोड़ा सा आंकड़ा देख लें, और जिस एंगल से देखेंगे वो है ज्योग्राफिकल एंगल। और ज्योग्राफिकल एंगल में क्या आता है, एग्रो क्लाइमेट जोन। कि बिहार में जो एग्रो क्लाइमेट जोन है, कृषि जलवायु प्रदेश, एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि बिहार कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है। तो बिहार 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है, जिसको ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग उसी एंगल से स्टार्ट करेंगे। पहले तो यह स्टार्ट करेंगे कि बिहार की कृषि एक जीवनदायी कृषि है। जीवनदायी कृषि का अभिप्राय ये होता है कि हम लोग के खेती में व्यवसायिकता या बाजार आधारित खेती नहीं होती है। हम लोग की खेती क्या है, जीवन जीने के लिए होती है। यहीं से इसी लाइन से हम शुरुआत करना चाहेंगे, तो लिखेंगे बिहार की कृषि जीवनदायी खेती है, जीवनदायी खेती है। बिहार की कृषि जीवनदायी है, जीवनदायी है, और लगभग और लगभग और लगभग 77% जनसंख्या और लगभग 77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, कृषि पे आधारित है। एक दूसरा, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र 64.6 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि क्षेत्र 64.6 लाख हेक्टेयर है। कृषि क्षेत्र कितना है, 66 लाख हेक्टेयर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, राज्य में सकल शस्य क्षेत्र
सकल शस्य क्षेत्र मैंने संभावना कहां तक है 72.97 लाख हेक्टेयर सकल शस्य क्षेत्र। शस्य कहते हैं कृषि को ही, सकल शस्य क्षेत्र, सकल शस्य क्षेत्र और तब होता है शुद्ध बुआई क्षेत्र। सकल शस्य क्षेत्र है 72.997 लाख हेक्टेयर, 72.97 लाख हेक्टेयर। बहत्तर दशमलव 97 लाख हेक्टेयर। तब आता है इसमें शुद्ध बुआई क्षेत्र। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना में हम बोते हैं, ठीक है, कितना में हम बुआई करते हैं। बुआई किस चीज का करते हैं, सीड का, बीज का, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे शुद्ध बुआई क्षेत्र होता है 50.77 लाख हेक्टेयर, 50.77 लाख। हालांकि यह आंकड़ा इस बार हमको लगता है बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। यह आंकड़ा को जैसे ही आंकड़ा आएगा सर्वे 2023-24, ये 22-23 के आंकड़े अनुसार है, और बजट आएगी 2024-25 की, तो इसको थोड़ा ही सा ऊपर नीचे रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। इसलिए सिंचित क्षेत्र लिख करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि विगत 1 साल में सिंचाई के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुल सिंचित क्षेत्र, इतने सारे एंगल से इसको ध्यान रखिएगा। कुल सिंचित क्षेत्र डैश डैश है। यद्यपि आज की तारीख में 54.55 लाख हेक्टेयर है, यानी जितना हम बुआई करते हैं उसका हमें लगभग 100% है, लेकिन जितना हमारा कृषि क्षेत्र है उसका 55 लाख करीब है, या सकल जहां तक हम कर सकते हैं उसका 55% है, तो उसका निकाल सकते हैं, लगभग 70-72% होता है सकल क्षेत्र का, जो उस दिन लिखाए भी थे। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव होने की, चूंकि हर खेत को पानी की दिशा में विगत 1 साल में व्यापक प्रयास हुआ है, तो इसमें आपको जो अभिवृद्धि होगी वो परिमाणात्मक रूप से अधिक होगी, इसलिए उस डाटा को अभी याद रखने की प्रयास नहीं करें तो ज्यादा ठीक होगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, फिर लिखेगा बिहार में लगभग 77% सीमांत किसान है। सीमांत किसान है, 77% सीमांत किसान है, 77% सीमांत किसान है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 हेक्टेयर से कम जिसको भूमि रहती है उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछे भी हुए हैं कि सीमांत किसान की क्या डिफिनीशन होती है, और इस बार आपकी परीक्षा में भी पूछा था। बीपीएससी जो इकोनॉमिक्स की परीक्षा लिया है क्लास 12th का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था कि सीमांत किसान का क्या आशय होता है। तो सीमांत किसान का आशय क्या है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो बीपीएससी 11th-12th की जितने चैप्टर की सब्जेक्ट की परीक्षा लिया है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री वगैरह को नहीं देखना है, जूलॉजी वगैरह सबका स्तर मेडिकल से भी ऊपर होता है, ठीक है कि नहीं। जिसको आपको देखना चाहिए वो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस को आप देख सकते हैं उस क्वेश्चंस को, ठीक है कि नहीं। तो या देखने के लिए तो केमिस्ट्री बायोलॉजी भी देख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी में इक्वेशंस वगैरह बहुत है, तो इक्वेशंस का यहाँ कोई संबंध तो है नहीं, लेकिन जो एप्लीकेशंस के संबंध है उस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं बीपीएससी चूंकि पूछा है, इसलिए मैं आपको उत्प्रेरित करूंगा कि आप अपने स्तर से भी उन चीजों को देखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। और मूल जीएस का तो लेवल, जो टीचर की जीएस की लेवल है और सिविल सेवा का जो लेवल है सेम आपका है, इसीलिए कुछ छात्रों को अनुमति भी दी गई है कि आप इसके बैच को तत्काल घर पे बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, क्योंकि सेम ही सिलेबस है और सेम क्वेश्चन का भी लेवल है, लेकिन स्वाभाविक है कि हर परीक्षा की पैटर्न अलग अलग होती है। अभी कोई नवोदित परीक्षा हो रही है तो उसका 1-2 साल का है,
आपके पास सिविल सेवा का 30 साल का पैटर्न है। 1991 ईस्वी से पीटी हो रहा है, 91 से 23 तक 32 साल का आपका पैटर्न है। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते तभी ना कहा जाता है कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी महत्वपूर्ण करेंट 2010 के बाद हुआ है। 2010 से पहले करेंट पूछता था 6, 7, 8, लेकिन अब जो विगत 10 साल से पूछ रहा है वो 30, 32, 28, 34, मतलब डिपेंड करता है कि कैसा सेटर है, लेकिन सामान्यतः 30 के आसपास रहता ही है। खैर, तो कुल सिंचित क्षेत्र भी लिखेंगे सीमांत किसान। सीमांत किसान का मतलब है कि 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है, उसे 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 सीमांत किसान कहते हैं। उसे सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, उसे सीमांत किसान कहते हैं। पिछले साल की मेरे पास सर्वे भी है, और उन सर्वे के अनुसार 2017-18 से लेकर 2021-22 तक प्राथमिक क्षेत्र या कृषि सहवर्ती क्षेत्र में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है, और लगभग 20% प्राथमिक आय GSVA, यहाँ हम लोग GVA या GDP नहीं देखते हैं, स्टेट का देखते हैं, तो 20% योगदान है। जैसे देश के स्तर पर अब कृषि और उसके सहवर्ती क्रिया का 15% योगदान है। 2-3 दिन पहले ही पेपर में आया है, तो आने दीजिए, पहले बजट आने दीजिए, उसके बाद उनको उस तथ्य को लिखाई जाएगी। यहाँ आप याद रख सकते हैं कि 20% योगदान है किसका, GSVA में, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का, और विगत 5 वर्षों में लगभग 5% वृद्धि है। तो ये भी लिख दीजिए, लिखे नोट। सकल घरेलू राज्य सकल घरेलू राज्य उत्पाद में, GSVA में, सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% दर्ज की गई। लगभग 5% दर्ज की गई, जबकि 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 GSVA मतलब वही उसका सकल राज्य मूल्यवर्धन, GSVA में कृषि की हिस्सेदारी 20% हो गई। कृषि की हिस्सेदारी 20% हो गई, 20% हो गई। ठीक है, 20% हो गई। कितना हो गया, 20% हो गया। बहुत अच्छा। इसके बाद एक लाइन और इस पर टिक लगा लीजिए, और एक लाइन लिख देंगे कि बिहार की फसल सघनता, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार की फसल सघनता 144 है, 144% है। इसका मतलब समझे, 144% है। पे टिक लगा। पूछेगा तो ये पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी खेत में, तुम्हारे यहाँ खेत है, खेत है नहीं है, तुम तो जमींदार आदमी हो, फिर भी खेत नहीं रखी हो। स्वाति, तुम्हारे पास खेत है, वेरी गुड। तो उस खेत में क्या होता है, एक फसल होती है कि 2 फसल होती है कि 1.5 फसल होती है, 2 फसल होती है, तो 200% हो गया इसका। इसकी फसल सघनता कितनी हो गई, 200% हो गई। किसी के यहाँ एक होता है तो 100% है। ठीक है कि नहीं, तो कि डिपेंड करता है। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना प्रतिशत है, 144। कृषि के विकास फसल सघनता पर भी निर्भर करती है। तो इस क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि बिहार की फसल सघनता 144 है, तो ठीक ठाक है। मतलब फसल जो हमारे पास जमीन है, फर्टिलिटी लैंड है,
तभी फसल लगती है। अब तो उसको विस्तार करने की जरूरत है, वो भी आज के परिवेश में जहाँ सड़कों की संख्या बढ़ रही है, एनएच की संख्या बढ़ रही है, नए नए कई केंद्र खुल रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। देखते हो पहले आप यहाँ से पटना मुजफ्फरपुर तक चले जाते तो जैसे ही शहर छोड़ते तो केवल खेत ही खेत नजर आता, लेकिन अब आपको लंबे आधा 1 किलोमीटर तक निर्माण संरचना, टाउनशिप, नहीं हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब आपको किनारे किनारे, होटल, ये सब आपको किनारे किनारे दिखाई देगा। तो स्वाभाविक है कि भूमि तो संकुचित हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ विशेषकर अभी जीवनदायी मैंने लिखा, तो जीवनदायी में यही होती है ना कि जब मैकेनाइजेशन का अभाव होता है तो खेती कैसी होती है, जीवनदायी होती है, ठीक है कि नहीं। आगे चलेंगे, पैराग्राफ चेंज। 2000 2000 कहते हैं 2000 21-22 में राज्य में 21-22 में राज्य में 181 लाख टन 181 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ। अनाज का उत्पादन हुआ, जबकि ईख का उत्पादन 120 लाख टन था। जबकि 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 गन्ना का उत्पादन 120 लाख टन था। 120 लाख टन था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है राज्य का कि राज्य में कितना लाख टन उत्पादन हुआ। अब ये भी आंकड़ा बदलेगा, अब 20-21 की जगह 21-22 होगा, सर्वे आएगा 23-24 का, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो उससे पहले चलता है, तो बिल्कुल नवीनतम है। मतलब 31 जनवरी तक का यह नवीनतम तथ्य है, लेकिन 31 जनवरी के बाद ये तथ्य क्या हो जाएगा, 181 की जगह 182 हो जाएगा। जो होगा उसको उस पर लिख दीजिएगा, पैटर्न यही है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में कृषि निवेश प्रोत्साहन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम 7 फसलों पे बल दे रहे हैं। उसमें मखाना है, औषधीय पौधे हैं, मक्का है, सब्जियां हैं, गन्ना है। हम लोग गन्ने पे इसलिए बल दे रहे हैं, गन्ना और मक्का पे, कि उस दिन पढ़ाए भी हैं मेंस वाले में भी कि जैव इथेनॉल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहला बिहार का ग्रीन या देश का ही ग्रीन इथेनॉल सेंटर हमने पूर्णिया में खोला है, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं को कल भी शायद मैं लिखाया भी हूँ उद्योग के क्रम में। तो उन सब, हालांकि ये सब ऐसा नहीं है कि अंतिम सत्य हो गया, सितंबर तक अभी कितने चीजों में डेवलपमेंट होगा, तो 2-4 तथ्य तो और उभर कर सामने आएगा, तो इसको नोट करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। खुद भी देखते हैं कि पिछले वर्ष में जितना हुआ उससे अधिक ही होती है, कई चीजों को छोड़ दी जाती है। तो सामयिक होता है कई क्वेश्चंस, और सामयिक या अंतराल में उन चीजों को बताई जाती है। तो कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के तहत हमने 7 फसलों के ऊपर भी बल दिया। आप देखते हो अब मखाना महोत्सव होता है, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ से कहाँ मखाना विगत 2-3 सालों में चला गया है। उसका प्रोडक्शन और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे तो मैं काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, दरभंगा और मधुबनी का विशेषकर। तो मैंने देखा है कि अब उन लोग की आय में भी एक स्टेक होल्डर हमको मिला, तो कहा कि सर इस साल हमारा टर्नओवर 1.6 करोड़ का था। बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने में मेरी भूमिका थी। और 1.6 करोड़, समझे, यदि 10% या 20% भी उसका लाभ जोड़ लो तो घर में बैठे बैठे 20 से 25 लाख कमा लिया, ठीक है कि नहीं। तो 20 से 25 लाख तो आईएएस बनता तभी उसको स्टार्टिंग होता। बीपीएससी के द्वारा तो 60,000 से शुरू होगा, साल में हुआ 8 लाख। समझो कि जिस सेक्टर में भी कोई मेहनत से काम करेगा तो ऐसे भी व्यवसाय में थोड़ा सा विकास होता भी है। दोनों चीज होती है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो सत्यानाश भी होगा, मेहनत कीजिएगा तो विकास भी होगा। और तब जब अभी उसको एक्सपोर्ट से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि समय से पहले होता है कई बिंदुओं पे डेडलॉक हो गया, ऑब्स्टेकल हो गए, तो नहीं हो पाया। नहीं तो एक्सपोर्ट वगैरह से जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं था। चलिए खैर, फिलहाल मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये जो ईख का उत्पाद है ये सब लिख ही लिए, ठीक है कि नहीं। कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति उसमें भी लिख दीजिए, ये लाइन को लिख देंगे।
सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित नए उद्योग, कृषि आधारित नए उद्योग, नए उद्योग की स्थापना पर बल है। कृषि आधारित नए उद्योग की स्थापना पर बल है, स्थापना पर बल है, और जिसके तहत 7 क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, और जिसके तहत 7 क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिसके तहत 7 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जिसके तहत 7 क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। चलिए 2020, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 2020 से 25 तक, 2020 से 25 तक जैविक कॉरिडोर योजना के तहत, जैविक कॉरिडोर ऑब्लिक टिकाऊ खेती के तहत, जैविक कॉरिडोर ऑब्लिक टिकाऊ खेती के तहत, टिकाऊ खेती के तहत टिकाऊ खेती के तहत टिकाऊ खेती के तहत टिकाऊ खेती के तहत 30,000 हेक्टेयर में 20,000 हेक्टेयर में 20,000 हेक्टेयर में इस तरह की कृषि की जा रही है। इस तरह मतलब जैविक खेती की जा रही है। 20,000 हेक्टेयर में खेती की जा रही है, इधर तो लिखा ही हुआ है ऊपर में, खेती की जा रही है। ठीक है, और जैविक खेती कैसी खेती है? जैविक खेती रसायन मुक्त खेती है, जिसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है कि नहीं? और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जो उत्पाद बनाए जाते हैं, ये क्या है? तो बीज अमृत है, ये क्या है? गोबर अमृत है, ये क्या है? गौ अमृत है, गौमूत्र अमृत है। उन्हें उत्पाद तो बनता है, लेकिन किस आधार पे? प्रकृति के आधार पे, गोबर का, मूत्र पर, इन सब पर उत्पाद बनता है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं जैविक खेती में, कहते हैं बीजामृत, गोआमृत। ठीक है कि नहीं? तो ये है। हालांकि यदि सही रूप से उसका उपयोग किया जाए तो शुरुआती दौर में तो प्रोडक्शन थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड्स वो बहुत इन्हांस कर जाता है। और जैविक उत्पाद को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उसमें चमक कम होती है, उसमें कीपिंग पावर बहुत होता है, बहुत लंबे समय तक वो सड़ता नहीं है, उसको आप रखिएगा तो सड़ेगा नहीं, अनियमित आकार का होता है। ये सब जैविक खेती की होता है ना, कि लिख दिया कि जैविक उत्पाद मिलता है, 10 रुपये की जगह 20 रुपया ले रहा है, तो तुम्हारे अंदर समझ रहनी चाहिए ना। ठीक है कि नहीं? मैं एक बार दिल्ली गया, मखाना पे हमको पढ़ा रहा था। ठीक है कि नहीं? मैंने कई जगह ऐसा होता है कि जैविक प्रोडक्ट पे ही हमको पढ़ाता है। ठीक है, शिमला, आजकल शिमला मिर्च होता है, कितनी चमक रहती है उसमें, उसमें रसायन का उपयोग है। ठीक है कि नहीं? तो मतलब पढ़ाने वाला आदमी को ही दुकानदार क्या करता है? पढ़ाना शुरू करता है। हम भी बड़े अच्छे से उसका पढ़ते हैं, पूरा मनन करते हैं कि कहाँ तक ही हमको पढ़ा सकता है। ठीक है कि नहीं? और तब उससे हम उसी तरह से ठोला बन बन के, ठोला ग्राहक नहीं होता है कि अच्छा और क्या होता है इसमें, अच्छा 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 ये भी होता है, अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है कि नहीं? तब उससे सारा तब उसको धीरे धीरे समझाते हैं। और उसके बाद तो फिर वो कहता है कि साहब जी आपके लिए क्या, आप तो ऐसे ही ले जाओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है कि नहीं? हो, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर और विशेष के लिए संपर्क करें www.2023-24economicsurvey.com पर। नोट में लिखो, विशेष के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24
पर बल देंगे। लिख दो। सर हम लोग बल देंगे कि आप बल देंगे? अरे बल तो हम ही देंगे, लेकिन लिखा दिए हैं ना। क्या जी? क्योंकि अब पुराने डाटा को लिखने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन इतनी समझ रहनी चाहिए कम से कम, तो जिससे कि समस्या ना हो। ठीक है। उसी में हम लोग सब बताएंगे भी कि बिहार में कौन कौन, जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो कौन कौन से फसल होते हैं, फसल का प्रोडक्शन कितना है, फसल का प्रोडक्टिविटी कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट फसल में 1 2 3 है। तो इकोनॉमिक्स भी तैयार हो जाएगा उसमें और ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी इसका बताने से कोई इसका औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि 10 दिन 20 दिन की तो बात है। ठीक है कि नहीं? तो ये हालांकि लीडिंग लीडिंग डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगले महीना परीक्षा हो रही है तो पर्याप्त वक्त है, तो हम लोग एक कक्षा भविष्य में दे देंगे। इसमें क्या, ऐसे भी पढ़ाना है, ऐसे भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते ही हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब बिहार के कृषि में हमें ज्योग्राफिकल एंगल से क्या देखना था? बिहार के कृषि की हो कि भारत की कृषि है, ज्योग्राफिकल एंगल से यही देखना है कि खरीफ फसल कौन सी होती है, रबी फसल कौन सी होती है, रेशेदार फसल कौन सी होती है, और एग्रो क्लाइमेट जोन। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो आंकड़े है, और वो आंकड़े का संबंध किससे है? उस आंकड़े का संबंध इकोनॉमिक सर्वे से है। लिखिए परागाश्चन। कृषि भूगोल में, कृषि भूगोल के दृष्टि से, कृषि भूगोल की दृष्टि से, कृषि भूगोल की दृष्टि से निम्नलिखित निम्नलिखित भाग हैं, जैसे निम्नलिखित भाग हैं जैसे 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 पहला लिखेंगे कृषि प्रदेश। पहला लिखिएगा कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर प्रदेश लिखे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रदेश, कृषि प्रदेश में सबसे पहले इसी बात को लिखेंगे कि बिहार में, देखिए अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में, बिहार में, बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश, बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश तीन तीन भागों में बटे हुए हैं, तीन भागों में बटे हुए हैं। पहला है, तीन भागों में बटे हुए हैं। पहला है उत्तर पश्चिम, तीन भागों में बटे हुए हैं। पहला है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का प्रदेश। अब देखो, जैसे आप बिहार, आप एक, आप क्या बनाते हैं बिहार का मैप, और उससे भी अच्छा होगा कि हम लोग इसको गूगल पे ले लें, तो बताने में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये है बिहार का मैप। ये जो पार्ट्स है यहाँ से इधर, ये जो पार्ट्स है ये क्या है? ये पश्चिम चंपारण से लेकर गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, ये जो है पश्चिम भाग है। ये कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिम है। ये कौन सा भाग है? और ये जो भाग है ये उत्तर पूर्वी भाग है। तो लिखेंगे उत्तर, ये मैप बना लेना। ठीक है, लिखेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और लगभग
13 जिले हैं। जलोढ़ मिट्टी मतलब बलुई दोमट है, ब्रैकेट में लिख देना बलुई दोमट, बलुई दोमट, बलुई दोमट, ठीक है, उसमें सब आ जाएगा। दरभंगा से इतर मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, देख लो सारा चीज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। कुछ पार्ट दरभंगा का भी आ जाएगा। अब ये जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, एग्रो क्लाइमेट जोन जो है, उसमें मुख्य रूप से 3 ही फसल होती है। एक होती है चावल, दूसरा होता है गन्ना, तीसरा होता है सरसों। तो ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है आपका, ये जो पार्ट्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसा करता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें लिख देंगे। हाँ, चल गया जी। तो उसको छू दिए थे ना। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा धान, गन्ना और सरसों, ठीक है। ये पार्ट्स को समझे पहले, लिखेंगे मूलतः उत्तर पश्चिम में 13 जिला, धान गन्ना और सरसों, धान गन्ना और सरसों, धान गन्ना और सरसों, ठीक है, धान गन्ना और सरसों होती है। इसके अलावा जब हम उत्तर पश्चिम से थोड़ा नीचे जाएंगे तो समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, ये सब ऐसे जोन है जहाँ 2 फसल होती है प्रमुखता में। एक होता है मक्का और एक होता है तंबाकू। समस्तीपुर के कोई रहने वाले होंगे तो तंबाकू वहाँ बहुत होती है। और खगड़िया, सहरसा, खगड़िया में तो सड़क पे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मकई का जो है बहुत आयत है, क्योंकि सब सड़क पे ही इतना ज़्यादा होता है कि स्टोरेज पावर है नहीं। वहाँ पे सरकार को काम करने की जरूरत है, गोदाम बनाने की जरूरत है। आईसीडीएस कोऑपरेटिव को वहाँ पर काम करना है, गोदाम बनाने की जरूरत है, जिससे हर गांव में एक आध गोदाम नहीं कई गोदाम बनेगा, तब जाकर उस तरह की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने की जरूरत है, वहाँ पर बायो इथेनॉल बनाइए। जहाँ खगड़िया वगैरह में, सहरसा वगैरह में, जहाँ पर बेगूसराय वगैरह में, जहाँ आपका बेगूसराय से भी ज़्यादा अच्छा होगा खगड़िया में, क्योंकि बेगूसराय तो ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ बरौनी के कारण, ठीक है। उन क्षेत्रों में करेंगे तो जब केवल डेमोक्रेसी का ही डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी का भी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग पे बल दीजिए। लघु कुटीर उद्योग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है कि नहीं। आप 85 ठो निवेशक को बुला लीजिएगा, अडानी अंबानी टाइप के निवेशक को बुला लीजिएगा, तो उससे धन का केंद्रीकरण होगा। लेकिन आप में से यदि 10 लोग यदि आगे बढ़ते हैं, 50 लोग गांव से आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक से आगे बढ़ते हैं, जिला से इंटरप्रीनरशिप में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, वहाँ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होगा, वहाँ धन का केंद्रीकरण नहीं होगा। क्यों कहते हैं मारवाड़ी और जो व्यापारी है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, पूछिए क्यों। मारवाड़ी या व्यापारी जो होगा, वैश्य समुदाय के लोग, वो जल्दी अपना मकान नहीं बनाता है। वो सोचता है 50 लाख का जो मकान बनाएंगे उससे अच्छा 2 ठो गंजी का दुकान खोल देंगे। गंजी का दुकान खोल देंगे तो 5 आदमी को रोजगार दे देता है। मनी विगेट्स मनी के कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसका बड़ा अच्छा होता है, गाड़ी नहीं खरीदता है। कई मारवाड़ी और वैश्य के समुदाय के दोस्त है मेरे, वो भाड़ा पे चलेगा, तुमसे मांग लेगा, हमसे मांगे, हम कह नहीं मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, पैसा रख करके जो है सो बैंक में सूंघता है, ठीक है कि नहीं, अपना देखो, ठीक है कि नहीं। मतलब वो तो हास की बात है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उससे मांगेगा, किराए पे चलेगा, लेकिन उस पैसे को जो उसको मकान और गाड़ी में लगाना है उसका क्या करेगा वो। अब बिहारी क्या करेगा, ये यदि दुकान खोलेगी तो सबसे पहला उपाय यही करेगी कि कल होके गाड़ी खरीद ले, परसों मकान बना ले, और दुकान का ही पूंजी को सत्यानाश कर दे। अंत में दुकान बिजनेस में ब्याज सोचे छलो से नहीं छी, की सोचे छलो उपाय दे दे, सामान नहीं ले, नहीं, वो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए,
तो मूल बिंदु इसीलिए लघु और कुटीर उद्योग इकोनॉमिक सोशल जस्टिस को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। ओके, अब आइए, ये तो हुआ उत्तर पश्चिम, यहाँ तक जो है दरभंगा के इधर तक, ये हुआ उत्तर पश्चिम का। अब इधर का जो पार्ट है ये क्या है, ये उत्तर पूर्वी है, तो उत्तर पूर्वी में क्या होगा तो लिखेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में 13 जिला लिख लिए ना, उत्तर पूर्वी ये पूरा क्षेत्र, इसलिए कहते हैं मैप देखो, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो उत्तर पूर्वी है इसमें आपको किस तरह के फसल, धान होता है, पटसन होता है, चाय होती है। एक बार कॉन्सेप्ट से देख लोगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो रटोगे उत्तर पूर्वी 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 उत्तर पूर्वी, धान 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 धान, चाय चाय चाय, अरे भत है, किशनगंज पूरब में है, उत्तर पूरब में है, तो चाय होगा कहाँ, किशनगंज में होगा, ठीक है कि नहीं। पूर्णिया है तो जूट कहाँ होगा, पूर्णिया में होगा, तो रटने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि मैप देखते रहो हमेशा। मैप को जितना देखो, अभी अजय जी कल बताए थे और उन्होंने भेजा भी कि ट्राइवल को जो मैप के आधार पे है उसको एक बार साथ लीजिए बैठ करके, ऐसे ही देखते रहिएगा, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा कि आपका किन्नौर किधर है और चांगला किधर है, देखने की जरूरत ही नहीं होगी, देखते रहिए, हो जाएगा याद, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से लिख देंगे, उत्तर पूर्वी में 8 जिले हैं, उत्तर पूर्वी में 8 जिले हैं। मैप बना लीजिएगा बिहार का, उसको दिखा दीजिएगा, कोई जरूरी है इतना सुंदर मैप बनाने का, जो अपना अगला बगला जो बनाते हैं उसको प्रतीकात्मक रूप से रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखे, उत्तर पूर्वी 8 जिले हैं, 18 लिख दीजिए, तो सब दिखाई देता है। ये जो तुम पूछती हो कि सर हमारे आंधर क्षेत्र, आंधर नहीं, हम सब हमको दिखाई देता है तो ऐसे ही चश्मा लगाते हैं, क्योंकि प्रियदर्शी जी कहें कि सर चश्मा पहनने के बाद आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, इसलिए चश्मा पहन लेते हैं, ठीक है कि नहीं, नहीं तो हम खोल करके भी अच्छा खासा देख सकते हैं, वहां तक देख सकते हैं हम, वहां तक हमको दिखाई देता है, समझ गए, हाँ तो समझा करो, आ दिए हैं, हमको ये नहीं बुझे कि बुर्बक है, मास्टर साहब को दिखाई नहीं देता है, मास्टर साहब को सब चीज पूछो ना, 18 लिखी है कि नहीं लिखी है, हम लिखा है 8, लिखी 18, कैसे देख ले, है था कि नहीं जी, तो बोलो ना, तब ना समझेंगे, तब है कितना 8, तब कहेगी सर आप ही तो लिखाए थे, तो हम जब लिखाएंगे तो सबके कॉपी में 18 रहनी चाहिए थी, सबके कॉपी में है 18, सबकी कॉपी में कितनी है 8 है, तो हो गया 8। क्या क्या होता है यहाँ उत्तर पूर्वी में, क्या होता है, धान होता है, पटसन होता है, चाय होता है, लिख दो, धान, पटसन, चाय, चाय होती है। कौन कौन सी जिला है तो लिख लो, क्या 2 जिला लिख लो ना, मधेपुरा, कठरिया, कठरिया कहता हूँ, कटिहार, सहरसा, सुपौल, दरभंगा के बाद सब है पूरब में, दरभंगा उत्तर पश्चिम में आ जाता है, खगड़िया, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, सुपौल लिख लिए थे ना, चलिए ओके, कितना हो गया हो गया। अब आइए नीचे, तीसरा जो हमारा है वो कौन सा जलवायु प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम, तो लिखिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये पार्ट्स जितना है सब दक्षिण पश्चिम, रोहतास, बक्सर, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, ये पार्ट जितना है ये सब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, है लेकिन 3 ही, एक दक्षिण में अलग बांट देते हैं और 2 अलग ऊपर से बांटते हैं, लेकिन यदि इसका तो अल्ट्रा माइग्रे वो करेंगे, माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो क्लासिफिकेशन, तो एक दक्षिण पूरब हो गया और एक दक्षिण पश्चिम भी हो गया, ठीक है कि नहीं। दक्षिण पूरब में ठीक उसी तरह आ गया कौन, ये जो बांका जमुई का जो एरिया है
तो दक्षिण पूर्वी में आ गया। और जितना कैमूर वगैरह का जो एरिया है, रोहतास कैमूर वगैरह का जो एरिया है, वो किस में चला गया? वो दक्षिण पश्चिम में चला गया। तो लिखेंगे दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम के तहत रोहतास, भोजपुर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, भभुआ, अरवल, अरवल, पटना, नवादा, जहानाबाद, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद इत्यादि आता है, आदि आता है। ठीक है, आदि आते हैं। टिक लगा दीजिएगा। कितना जिला हो गया? हो गया ना? इस लिखेंगे इस क्षेत्र में बलुई दोमट, चिकनी, बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम में बलुई दोमट, चिकनी दोमट पाई, ऐसे पूरा बिहार में ही बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है, लेकिन इस क्षेत्र में बलुई दोमट के साथ साथ चिकनी दोमट पाई जाती है। यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, धान, चना, मटर, चना, सरसों, चना, चना सरसों नहीं होता है, मसूर होती है। सरसों होती है चंपारण में। अब होने के लिए तो कोई भी फसल आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुतायत में कहाँ होती है? तो धान, गेहूं, रोहतास को धान का कटोरा ही कहते हैं। बिहार में रोहतास को धान का कटोरा ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां कहीं पे है जगह तो लिख लेना, रोहतास को धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। चलिए, अब एक पार्ट इसको भी लिख लो, थोड़ा लिखे ही हो तो थोड़ा सा और अल्ट्रा कर दो। माइक्रो एनालिसिस, दक्षिण पूरब, लेकिन तीन ही जलवायु कृषि प्रदेश है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब में आ गया, सब लिख दो, जमुई, बांका, लखीसराय, जमुई, बांका, लखीसराय, जमुई, बांका, लखीसराय इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, मिट्टी वही है। मिट्टी कैसी? चिकनी, बलुई दोमट। संपूर्ण बिहार में बलुई दोमट है, कहीं कहीं चिकनी की अधिकता अधिक। ठीक है, बस फसल लिखी दी है। इस क्षेत्र में, दक्षिण पूरब के क्षेत्र में धान, गेहूं, धान, गेहूं, राई की अधिकता है। धान, गेहूं, राई की अधिकता है। धान, गेहूं तो संपूर्ण बिहार में ही है। गन्ना विशेषकर उत्तर पश्चिम में है। गन्ना, सरसों कहाँ? देखो, गन्ना सरसों को अंडरलाइन कर लो। पटसन कहाँ? उत्तर पूरब में है। पटसन है ना उत्तर पूरब में, ठीक है कि नहीं? मसूर वगैरह सब दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पश्चिम में है, पटना। और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे पटना देख रहे हैं मैप, तो पटना के इर्द गिर्द कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? पटना के, हाँ हाँ, पटना से जुड़ा हुआ कौन सा जिला नहीं है? तो जब देखिए ना, तो हर एंगल से देखिए, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि देख करके उसको छोड़ दीजिए। जब मैप देखिएगा तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न, जो एक आध दो प्रश्न होते हैं, यूं ही बन जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही प्रश्नों में लड़के गलतियां करके आते हैं, और एक एक दो दो प्रश्न जोड़ करके 10 प्रश्न गलती हो जाता है, 95 से 85 पे आ जाता है। और फिर हार्ट बीट भगवान के आ जाता रहता है। भगवान भी कब साथ देते हैं? कि वीरों को साथ देते हैं, ठीक है कि नहीं? भगवान एक इनविजिबल एनर्जी है। ऐसा नहीं कि कम नहीं कंपीट कराए तो भगवान को दे दिए, कंपीट करा दिए, हे भगवान आप ही जो है सो आप ही हैं।
भगवान बुझ जाते हैं कि मेरा सफलता के बाद गुणगान गाएगा और असफलता के बाद आलोचना करेगा। इसलिए निरपेक्ष भाव रखो हमेशा भगवान के प्रति, अपना करते रहो अपना काम। पहला काम है कर्म, ठीक है कि नहीं? कर्म के बाद ही कुछ है। आगे लिखिए, हो गया? भगवान की दुनिया से बाहर निकल गए। अब आ जाइए, एग्रो क्लाइमेट जोन हो गया 3, मुख्यतः तो 3 ही है, हमने उसका थोड़ा सा विशेष एनालिसिस कर दिया। एक और है कृषि प्रतिरूप, एक और भाग है उसका कृषि प्रतिरूप। एग्रीकल्चर ट्रेंड क्या है हमारे यहाँ? ऐसे भी भारत की तुलना में 1 महीना प्लस खरीफ का मौसम होता है। देश के स्तर पर 1 महीना कम खरीफ का मौसम है। हम लोग के यहाँ लंबा, हम लोग के यहाँ मतलब हम लोग का पश्चिम बंगाल में धान का 4 सीजन आता है, मैंने 4 टाइप का वो धान बोता है। ये क्या है? तो अगहनी धान है नहीं, मैंने हर वेराइटी धान का कहाँ। और इसलिए धान चावल के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल क्या है? अग्नि राज्य है, ठीक है कि नहीं? आगे लिखेंगे कृषि प्रतिरूप में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। जायद उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में उगाए गए फसलों को, एक वर्ष में, उल्लेखनीय कि एक वर्ष में, नोट में लिख दो ना पहले, या ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो। एक वर्ष में उगाए गए फसल को, उगाए गए फसल को कृषि प्रतिरूप कहते हैं। कृषि प्रतिरूप कहते हैं। उगाए गए फसल को कृषि प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? कृषि प्रतिरूप कहते हैं। अब लिखिए खरीफ फसल। खरीफ फसल में लिखेंगे ऐसी फसल, ऐसी फसल में, ऐसी फसल वर्षा ऋतु की फसल कही जाती है। वर्षा ऋतु की फसल कही जाती है। वर्षा ऋतु की फसल कही जाती है है ना? वर्षा ऋतु की फसल क्यों? क्योंकि वर्षा वर्षा के समय में होती है अधिक वर्षा, तो स्वाभाविक के जैसे ही मानसून होता है हम लोग धान की खेती आरंभ करते हैं, तो सीधी सी बात है। खरीफ फसल के कई प्रकार होते हैं, तो लिखेंगे खरीफ फसल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। खरीफ फसल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। खरीफ फसल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। खरीफ फसल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है, जैसे खाद्य फसल। पहला है खाद्य फसल। पहला है खाद्य फसल। खाद्य फसल क्या हुआ? खाद्य फसल हुआ जैसे धान, मक्का। देखिएगा, धान, मक्का, धान, मक्का। दूसरा है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल। रेशेदार फसल। रेशेदार फसल। रेशेदार फसल क्या हुआ? जूट, पटसन। जूट, पटसन, ये भी खाद्य, ये सब खरीफ में आता है। और तीसरा है तिलहनी फसल। तिलहनी फसल। तिलहनी फसल, तिलहनी में आता है बिहार में, देखो गुजरात वगैरह में आता है मूंगफली, लेकिन हम लोग के यहाँ तो मूंगफली नहीं होता है। तो हम लोग के यहाँ तिलहनी फसल में क्या आता है? हम लोग के यहाँ तिलहनी फसल में सरसों होता है। लिखिए सरसों। दलहन फसल में, दलहन फसल में, बट दलहन फसल में, दलहन फसल में
मटर और चना, मटर और चना, मटर और चना आती है। इसको अब भात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भात में भी तो यही ना फसल होगा जी। नहीं, ऐसा नहीं कि सर वो बिहार का खरीफ पढ़ाए हैं सर, अब भात का खरीफ नहीं पढ़ाए हैं, तो भात का खरीफ धान गेहूं अलग होगा क्या? ठीक है कि नहीं? भात के खरीफ में धान यही ना आएगा, यही सब वैरायटी आएगी। अब आ जाइए, अब रवि फसल, तो लिखेंगे रवि फसल, रवि फसल, रवि फसल। रवि फसल में सबसे पहले लिख देंगे कब से कब तक होता है, यही समय है, अक्टूबर नवंबर से लेकर अब मार्च अप्रैल तक। तो लिख देंगे अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। ठीक है, पहला तो खाद्य फसल, इसमें भी खाद्य फसल क्या होगा? खाद्य फसल बताओ जी। गेहूं और जौ होता है, बिहार में जौ भी होता है। गेहूं और जौ जो प्राचीनतम फसल है, गेहूं और जौ क्या है? दक्षिण भारत की प्राचीनतम फसल कौन है? रागी, वेरी गुड। टॉपिक ऊपर में लिख लो, दक्षिण भारत की पहले प्राचीनतम फसल, दक्षिण भारत की प्राचीनतम फसल, दक्षिण भारत की प्राचीनतम फसल, प्राचीनतम फसल रागी। दूसरा लिखिए रेशेदार फसल, तो बिहार में रागी, रागी मिलेट, मिलेट खाइएगा केवल चा भात दाल चोखा, तो मिलेट कहां से आपको दिखाई देगा? अब रवि फसल में रेशेदार फसल नहीं होता है, रवि में बिहार में यहाँ नहीं होता है, तो लिख देंगे डैश, बिहार में रेशेदार फसल रवि में नहीं होता है, डैश। तेलहन में लिख देंगे, बिहार में रवि में तेलहन में कौन सी फसल होती है बताओ जी? ये सब बताएगी। तिल, तिल, सरसों तो हो ही गया ऊपर, तिल होता है, तिल। ओल होता है जी, ओल कहाँ है? क्या बोला था? तोरी कहा था, को लगा ओल, इसको तो पता ही नहीं है कि ओल जो है सो तेलहन में नहीं आता। ओल नहीं, मतलब तिल, तिल। तब लिखेंगे दलहन फसल, रबी दलहन में आता है चना, अरहर, चना और अरहर, चना और अरहर, चना और अरहर। ठीक है, और तब तीसरा फसल आता है, वो है जायद फसल, जो आपका कम समय के लिए होता है, फरवरी मार्च, ककड़ी खीरा वाला जो समय है, वही आपका जायद फसल है, तो लिखेंगे जायद फसल। यह अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल है, जायद, जायद लिखो ना, जायद। यह लोग 25 साल तक बैठ के घर में की क्या, मैंने ये भी नहीं पूछती है कि रवि फसल कौन है या खरीफ कौन है। जायद, यह अल्पकालीन, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अभी नहीं कहना कि सर सब बात तो बुझ लो, लेकिन इत्यादि कौन सा कतऽ भेटै छै से आई तक नहीं खेलो, तो नहीं है खाओ वही ठीक है। नहीं, आदि, हाँ आदि अदरक को कहते हैं, लेकिन यहाँ आदि का मतलब एक्स्ट्रा 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 है। आदि तो होता है, हम लोग कहते भी आदि। चलिए, ठीक है, कृषि खत्म। अब कृषि में थोड़ा सा चावल उवल को पढ़ लो, नोट लिखो, नोट, नोट। बिहार में चावल की 3 फसलें होती है, जिसे गर्मा और बोरो के नाम से जानते हैं, जिसे गर्मा और बोरो के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि गर्मा बोरो फसल टाइप कहाँ,
तो गेहूं, जिसे गर्मा और बोरो के नाम से बोरो धान, कुशेश्वर स्थान में बोरो धान होता है। ठीक है। बोरो की फसल अधिकांशतः, देखेंगे बोरो की फसल अधिकांशतः किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में होती है। कटिहार में होती है, लेकिन 84%, लेकिन 84%, लेकिन बिहार में 84%, बिहार में 84%, बिहार में 84% अघनी फसल होती है। बिहार में 84% अघनी धान होती है। बोरो धान कम होता है, अघनी धान होती है और सिंचाई की आवश्यकता होती है, और इस धान में सिंचाई की आवश्यकता होती है, और इस धान में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस धान में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस धान में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए, में हो गया। नोट में लिख देना, भारत और बिहार की मुख्य खाद्य फसल धान ही है। भारत और बिहार की मुख्य खाद्य फसल धान है। मुख्य खाद्य फसल धान है। धान है, हो गया ना। ओके, अब धान के बाद आ जाइए। रबी फसल में मतलब धान के बाद नोट हम लिख रहे हैं ना, तो धान हो गया, गेहूं लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब आंकड़ा आ जाएगा सर्वे का, ठीक है, इस साल का, तो वहाँ क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, कि बिहार में चावल का उत्पादन कितना है, उत्पादकता कितना है, कौन सा लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, खत्म। तो 3-4 लाइन छोड़ दो। भविष्य के लिए 1 महीना के बाद अपने भी लिख सकते हैं, एंगल तो दे दिए ना, हो गया ना। वहां लिख दीजिए एंगल में कि बिहार में चावल का उत्पादन डैश है। 1 महीना की बात है, अपडेट हो जाएगी आंकड़ा अगले 1 साल तक के लिए। उत्पादकता डैश है, हाँ, फिर लिखो उत्पादकता डैश है, उत्पादकता डैश है। क्या लिखेंगे, जिला, जिला में प्रथम द्वितीय तृतीय क्रमशः है। जिला में, उत्पादन जिला में प्रथम द्वितीय तृतीय क्रमशः, हो गया। बस, बहुत लिखना चाहते हैं और नोट बढ़िया बनाना चाहते हैं तो उत्पादकता भी लिख लीजिए। जिला उत्पादकता में प्रथम द्वितीय तृतीय क्रमशः, क्रमशः। ठीक है, अगले महीना में डाटा आएगा, हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन अपने स्तर से भी पढ़िएगा तो उसको नोट कर सकते हैं। ऐसे भी कमीशन के छात्र को सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। पैराग्राफ चेंज, खत्म। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है गेहूं। नोट में लिखिए गेहूं, गेहूं भारत और बिहार की दूसरी खाद्य फसल है। भारत और बिहार की दूसरी खाद्य फसल है, जिसका उत्पादन, जिसका उत्पादन गंगा के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में होता है। जिसका उत्पादन गंगा के उत्तरी और दक्षिणी के क्षेत्र में होता है।
गंगा के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में होता है। ठीक है, होता है। ओके, अब ठीक उसी तरह से लिखेंगे। इसे हरित क्रांति की भी फसल कहते हैं, क्योंकि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा वृद्धि यदि किसी फसल को हुआ तो इसी फसल को तो लिखेंगे, इसे हरित क्रांति की फसल भी कहते हैं। इसे हरित क्रांति की फसल भी कहते हैं। इसे हरित क्रांति की फसल भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, फिर उसी तरह से लिख देंगे। उत्पादकता, उत्पादन कितना है जिलावार, जो धान में अपनाए हो ना वो इसमें भी अपना लेना। जैसे धान में लिखे हैं ना जी, उत्पादन, उत्पादकता डैश, जैसे आपने उसका मैपिंग तैयार किया है, इसका भी मैपिंग तैयार कर लीजिए, भविष्य में उसको लिख लीजिएगा। पिछले साल के आंकड़े को लिखकर क्या करोगे? नहीं। ओके, और याद रखिएगा बिहार में धान के उत्पादन को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रही, श्री विधि, और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में सुई विधि। उस दोनों को लिख देंगे नोट में, पहले वो लिख लीजिए, खाका तैयार कर लीजिए पहले। उत्पादन जिला, उत्पादकता जिला सबसे अधिक वाला, उसको तैयार कर लीजिएगा। अब आइए नोट, बिहार में धान का उत्पादन को बढ़ाने में श्री विधि, बिहार में धान के उत्पादन को बढ़ाने में श्री विधि, श्री विधि एवं गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में सुई विधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुई विधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुई विधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। SWI, वहां सुई का अर्थ तुम्हारा वाला सुई नहीं है जिससे कपड़ा सीती हो, वहां लिखो SWI। श्री है SRI। ये नहीं कि श्री वाला हमारे श्री जी। ओके, अब गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल हो गया। नोट में अब बचा मक्का। बिहार का एक प्रमुख फसल क्या है? मक्का भी है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको मक्का का घर कहते हैं, बेगूसराय। उसको ध्यान रखना, तो लिखेंगे मक्का, नोट में अब मक्का लिखिए, मक्का, मक्का। और मक्का में इसको ऐसे लिखो, यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसमें बिहार का स्थान तीसरा है, जिसमें बिहार का स्थान तीसरा है। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, बिहार का स्थान तीसरा है, बिहार का स्थान तीसरा है। यह मुख्यतः यह मुख्यतः यह मुख्यतः यह मुख्यतः यह मुख्यतः उत्तरी मध्य बिहार में होती है, मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक, मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक। मिट्टी में लिख दो बल सुंदरी मिट्टी है, बल सुंदरी मिट्टी में मक्का अधिक होता है, बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी मिट्टी में मक्का अधिक होता है। बल सुंदरी मिट्टी में मक्का अधिक होता है। बेगूसराय को मक्का का घर कहते हैं, बेगूसराय को मक्का का
घर कहा जाता है। ठीक है, बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। नेक्स्ट, नोट नंबर 4, पटसन। पटसन बिहार का प्रमुख रेशेदार फसल है। 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, हमेशा कितना बार कहते हैं कि जब फिर उत्पादन लिखना होगा, हालांकि वही आंकड़ा रहेगा, बेगूसराय ही रहेगा, लेकिन फिर भी लिख, उसको छोड़ दीजिए तो अच्छा है। 2-3 लाइन फिर लिखेंगे। पटसन बिहार का प्रमुख रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है। इसका उत्पादन इसका उत्पादन आंध्र प्रदेशों में होता है। आंध्र प्रदेशों में होता है। आंध्र प्रदेशों में होता है। मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया। आंध्र प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पानी अधिक होता है, जैसे किशनगंज, पूर्णिया। कटिहार, कटिहार। और उसमें लिख दीजिए पूर्णिया में, पूर्णिया सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। पूर्णिया सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। पूर्णिया सबसे बड़ा। 2 लाइन फिर भी छोड़ दीजिए, ये चेंज नहीं होगा इस साल, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 2 लाइन छोड़ दीजिए, अपडेट करने में, अद्यतन करने में काम देगा। अब आइए, क्या क्या हो गया, रेशेदार हो गया, इधर हो गया नोट में, नोट के बाद आ जाइए उसमें चौथा लिखेंगे दलहन। दलहन जैसे आपका ताल दियारा का क्षेत्र है, मोकामा, बड़हरिया ताल, उसमें चना बहुत होता है, तो लिखेंगे जब घूमते हो तो चीजों को देखो। ठीक है कि नहीं? चीजों को देखने से भी बहुत सारी चीजें, हम लोग अपने बीपीएससी की तैयारी के दौरान ये सब कभी नहीं पढ़े, ऐसे ही समझ विकसित थी, ऐसे ही बन जाता था। लेकिन पढ़ाते समय, अब पढ़ाते हैं, 2004 से लड़कों को पढ़ाना पड़ता है। अब तो ज्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि बिहार विशेष की प्रमुखता विगत 10 सालों से बढ़ी है। पहले इसकी ज्यादा प्रमुखता नहीं होती थी, कुछ क्वेश्चंस आते थे जो समझ से बन जाती थी, मैप वैप देखते रहते थे, घूमे फिरे देखे, बिहार में भी रहे तो ठीक है कि विद्यार्थी जीवन में केमिस्ट्री विज्ञान स्नातक रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम साफ समझ नहीं थी। ठीक है कि नहीं, कि नेपाल से जुड़ा हुआ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सब चीज ध्यान रहता था कहाँ कौन सा है। आप लोग को कहना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि नजर रखो, देखो। ठीक है कि नहीं, तभी जाकर वो कमांड होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा मैप आपको देखते रहिए, बल दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बल दीजिए। ठीक है कि नहीं, इन सब चीजों को जितना आप देखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे लिखिए। ठीक है, क्या लिखे, दलहन फसल लिखेंगे। बिहार में, बिहार में, बिहार में दलहन एक रबी फसल है और पटना से मुंगेर तक और पटना से मुंगेर तक का क्षेत्र चना उत्पादन की दृष्टि से 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 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मोकामा का टाल क्षेत्र नाम सुना है? मोकामा का नाम सुना है? अनंत सिंह का नाम सुना है? अनंत सिंह का, जिससे एक बार पत्रकार ने पूछा कि आप एमपी क्यों बनना चाहते हैं, तो कहता है हवाई जहाज पे घूमेंगे, हवाई जहाज पे घूमेंगे। ठीक है, और ऐसा को जनता लाइक भी करता है। ठीक है,
तो उसका जो उत्तर था, तो जीतते जीतते हार गया। ठीक है, यही तो भारतीय जनतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसे लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन कुछ लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वही जनतंत्र को फिर खोखला करते हैं। एक काम न करने वाला शख्सियत जीत जाए वो ज्यादा बेहतर है। नहीं काम किया कोई बात नहीं, कुछ तो काम अपने आप हो जाता है। सरकार की योजनाएं चलती, इसी के लिए ना हमारा ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, अधिकारी तंत्र, ये क्यों है? कि आप, हमारा जनप्रतिनिधि बहुत एक्टिव नहीं भी रहेगा, ईमानदार रहेगा केवल, ठीक है कि नहीं, तो भी वो व्यवस्था को खोखला नहीं करेगा। लेकिन यदि वो बेईमान निकल गया, कमजोर निकल गया किसी अन्य एंगल पे, तो व्यवस्था को क्या करेगा? खोखला कर देगा। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए, और विकास तो मैंने कहा है कि विकास तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के आधार पे होता है कि जितनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाइए। ठीक है कि नहीं? नीचे तक ब्यूरोक्रेसी का सबसे छोटी इकाई यदि जन सेवक है, उसको क्या कहते हैं? VLW। पंचायत सचिव है तो उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाइए। ठीक है कि नहीं? वो क्या है कि वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, वो आम लोगों की कठिनाइयों को जितना बढ़िया से अधिकारी देखते हैं और तुरंत क्विक एक्शन लेते हैं, उस तरह से नीचे के तबके उतना सेंसिटिवनेस नहीं दिखाते हैं। तो ये क्षोभ का विषय है। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? ताल क्षेत्र, चना का क्षेत्र है, लिख दो। यह भी क्षेत्र चना का क्षेत्र है। चना, चना। ठीक है, चना। मिथिला में कहते हैं ना, 56 तरीके का भोजन कराता है मिथिला में, लेकिन वो भी मिथिला में 56 तरीके के भोजन के बाद बाराती जो खुश नहीं रहता है, कहता हाँ करेला भोजन तक कराबे कैला, वो तो स्वाभाविक है। दूसरा कहेगा तो 56 तरह के तो करेला, हाँ नहीं नहीं 56 तरह के करेला, लेकिन जे छोला खिलेला चना के मुँहे टेढ़ा रहे। मतलब उसमें भी वो प्रशंसा नहीं किया, उसमें भी क्या कर दिया? चना का मुंह टेढ़ा दिखा दिया। जबकि चना का मुंह टेढ़ा, वो छोला तो है नहीं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको जी, गोला वाला को, मटर बड़ा वाला क्या कहते हैं? काबुली चना। हाँ हाँ, काबुली चना तो है नहीं कि गोला रहेगा। सामान्य चना में तो मुंह टेढ़ा रहेगा ही। आगे लिखे, देखो उसमें तुम क्या देखते हो? उसमें तो हम दिखाई देते हैं, हमको लग रहा था इसमें तुम दिखाई दे रही है, बार बार देख रही हो तुम उसमें, हम दिखाई दे रहे हैं फिर भी हम नहीं देख रहे हैं। आई बार बार देखती है कि कहीं मेरा भी तो चेहरा नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट। हम्म, हो गया? और जोन लिख लिए ना, एक लाइन और लिख देंगे। भारत में एक अन्य फसल होती है दलहन, खेसारी, वो बिहार और कहीं नहीं होता है। खेसारी के सेवन से लकवा भी हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अन्य फसल में खेसारी, जो भोजपुर और बक्सर में पाया जाता है। खेसारी नाम सुने हैं ना खेसारी का? अधिक खाने से लकवा मार देता है। ऐसा नहीं कि हम कहें या खेसारी शुरू। हम्म, बक्सर और भोजपुर में मिलता है। नोट नंबर 5, ये सब आंकड़ा नहीं चेंज होगा, ये सब आंकड़े जो है फिक्स है, इसको चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कौन सा? चावल और गेहूं का थोड़ा बहुत, एक आध डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे हो सकता है। लीडिंग जो लीडिंग ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रुक जाओ। पेयजल, अब पेयजल नहीं, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? चाय। लिखेंगे पेय फसल, चाय। चाय, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चाय बिहार के किस क्षेत्र में होता है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। अब समझ में आ गया ना कि एक बार मैप देखने की आदत हो जाएगी तो कोई कुछ भी रहेगा तो आराम से बना दे। किशनगंज किधर है? अभी देख भी रहे थे उत्तर पूर्व में है। तो ऐसा प्रश्न बनाने में आपको क्या कठिनाई नहीं आएगी? नहीं तो सोचिए किशनगंज, भारी क्वेश्चन आ गया। नहीं, जो कि इससे आसान हो नहीं सकता था। तो लिख देंगे कि पेय पदार्थ चाय उत्तर पूर्वी किशनगंज में होता है। चाय उत्तर पूर्वी किशनगंज में होता है।
किशनगंज में होता है। गया, एक लाइन लिख देंगे, जहाँ चावल लिखे उसमें लिख देंगे भात का स्थान छठा है और गेहूं में पांचवा है। नहीं, चावल में पांचवा, चावल जहाँ लिखे है ना उसमें लिख देंगे भात का स्थान पांचवा। मक्का लिखे थे ना, मक्का, गेहूं का स्थान छठा है, गेहूं का स्थान छठा है। कुल मिला जुलाकर हमारा जो मुख्य खाद्यान्न क्षेत्र है वो सब कहाँ है? भोजपुर का क्षेत्र है, रोहतास का क्षेत्र है। भोजपुर के क्षेत्र में मैं पढ़ाया भी था कि सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? भोजपुर में होती है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ सिंचाई अधिक होगा वहाँ खाद्य फसल तो होगा ना जी। खाद्य फसल क्या है? तो खाद्य फसल मुख्यतः चावल, और तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बिहार की कृषि हो गया ना। क्या हो गया? तो बिहार की कृषि समाप्त हो गई। रिकॉर्डिंग बंद। हाँ, आज आज खत्म कर देना।